Dear student, now we are going to discuss one a very important act which is still relevant and continue to play a very important role in the Indian society. The very much object of this act was to prevent and eliminate the very long oldest evils of the Indian society, that is called dowry. We are now going to discuss various provisions under this act, because to the best of our knowledge, this is a very important act, and each and every time interval there is a need of the hour to discuss that and propagate the provisions of this act. So the very purpose of making this video, that to again aware of the provisions of under this act. So now dear student, होता यह है कि जब ये एक्ट पारित करने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि भारतीय समाज में कुछ ऐसे सोशल इविल्स प्राचीन काल से ही चले आ रहे थे। जैसे तीन इविल्स की अगर बात करें, एक चाइल्ड मैरिज, और दूसरा इविल्स था सती प्रथा, और तीसरा था दहेज प्रथा। ये तीन इविल्स ऐसे थे जिसमें कि अल्टीमेट जो पीड़ित पक्षकार थी वो थी लड़की को तीनों ही प्लेसेस में, एक सती प्रथा में उसे जिंदा जला दिया जाता था अपने पति के साथ, चाइल्ड मैरिजेस में बचपन में उसकी शादी कर दी जाती थी, उसके सोशल इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ पर बहुत ही कुठाराघात होता था और उसकी मृत्यु भी होती थी। सती प्रथा में भी उसकी मृत्यु होती थी, और दहेज के कारण भी, जैसे कि सभी को समाज में हम सभी को पता है कि एक ऐसा सोशल इविल्स है, एक ऐसा दहेज का दानव है जो आए दिन, अभी तो थोड़ा कम हो गया, लेकिन एक समय था जब आए दिन सैकड़ों लड़कियों की नौ युवतियों की जो इसकी विवाहिता की, जिसकी शादी के तुरंत बाद दहेज न देने के कारण उसे काफ़ी मानसिक प्रताड़ना, मेंटल ट्रॉमा झेलना पड़ता था, और अल्टीमेटली तमाम केसेस में देखा गया कि उसे जलाया भी गया और उसकी अकारण मौत भी हो गई। तो इसीलिए आज भी ये ऐसा नहीं कि ये समाप्त हो चुका है, आज भी ये चला आ रहा है। अतः इस एक्ट को फिर से रिव्यू करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस द वेरियस प्रोविजन अंडर दिस एक्ट। तो सेक्शन 1 of this act, name and enforcement date, as we know that the name of this act is Dowry Prohibition Act 1961 and the enforcement date is 1st July 1961. There are 10 sections under this act. 3 additional sections were added in 1986, 19 November 1986, in which section 4 subclause 1, section 8 subclause 1, section 8 subclause B has been added. We will discuss in detail of all these new added sections. As far as the section 2 is concerned, it is very important section, that is called talk about the definition clause. Definition clause में जो सबसे बड़ा जो इशू था कि what the dowry means, तो dowry में ये कहा गया है कि विवाह के समय संपत्ति का आदान प्रदान, जो संपत्ति का जो इस एक्ट में साफ सेक्शन 2 में कहा गया है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों के द्वारा अगर संपत्ति का कोई आदान प्रदान किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये दावरी के अंतर्गत आएगा। संपत्ति से तात्पर्य है कि कोई भी ऐसी संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति, इसका तात्पर्य है कि ऐसा कोई दस्तावेज जो किसी को कोई अधिकार दे रहा हो या कोई हित दे रहा हो या अधिकार का हस्तांतरण कर रहा हो, जो विवाह के समय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी जाए या दोनों पक्षकार इस पर सहमत होते हैं, ये दहेज शब्द के अंतर्गत आएगा। संपत्ति से तात्पर्य हर वो वस्तु जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंतर्गत ट्रांसफरेबल है या हस्तांतरणीय है, और इंडियन पिनल कोड की धारा 30 के अंतर्गत वैल्यूबल सिक्योरिटी के अंतर्गत आती है, जैसे बैंक का एफडी या कोई चेक जिसको कि पार्टी ने विवाह के समय आदान प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं। ये ऐसी सारी चीज़ें जो है वो डाउरी के सब के अंतर्गत आएगी और ये पनिशेबल ऑफेंस है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दिया गया है कि जो मुस्लिम लॉ में मेहर का प्रावधान है, एट अ टाइम द मैरिज दोनों पार्टी डिसाइड करते हैं, वो दावरी शब्द के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि मेहर जो है पति के द्वारा पत्नी को दिया जाता है, अतः ये दावरी शब्द के दायरे से इसे बाहर रखा गया है। जहां तक सेक्शन 3 की बात है, इट इज हार्ट ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन 30 थर्ड जो है वो टॉक्स अबाउट द पेनाल्टी फॉर गिविंग एंड टेकिंग डाउरी, यानी दहेज को लेने और देने को के संबंध में पेनाल्टी और पनिशमेंट की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति दहेज
दहेज लेता है, देता है या दहेज के लिए अबेटमेंट करता है, उकसाता है, तो ऐसी स्थिति में तीनों ही कारणों से ऐसा व्यक्ति पनिशेबल, ऐसा अपराध जो है वो डाउरी के अंतर्गत आएगा और ये सेक्शन 3 के अंतर्गत पनिशेबल होगा। जिसके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 5 साल की कम से कम सजा है, इससे कम की सजा नहीं मिलेगी, कम से, और जुर्माने से भी वो दोषी होगा। अगर जो आरोपी इसमें आता है उसे 15,000 रुपये का मैक्सिमम जुर्माना लगाया जाएगा, यानी कि मिनिमम जो कारावास है वो 5 साल और मैक्सिमम जो जुर्माना है वो 15,000 रुपये। हाँ, एक बात यहाँ कही गई है प्रोविजो में कि अगर कोर्ट बाय रीजन मेंशन करे, कोर्ट ने अगर कोई रीजन करते हुए अगर इसे 5 साल से कम की सजा दी है तो भी वो लागू होगी, यानी कि कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर किसी मामले में उसे लगता है कि 5 साल ज़्यादा है, उससे कम की सजा दी जाएगी। हालांकि ये एक्ट ने 5 साल की सजा का प्रावधान बनाया है कम से कम, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि 5 साल से कम की सजा दी जा सकती है तो बाई रीजन साइड करते हुए वो 5 साल की कम की सजा दे सकता है। तो ये यहाँ पर एक बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सेक्शन 3 जो है बात करता है लेने और देने और उकसाने को। सेक्शन 3 में एक और जो बहुत महत्वपूर्ण बात की गई है कि हर डाउरी प्रोविजन एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगी। सेक्शन 3 जो है सब क्लॉज 2 जो है कुछ एक्सेप्शन बताता है कि इन परिस्थितियों में अगर संपत्ति का आदान प्रदान किया गया है, जैसे कि सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 को देखें तो अगर ये कहा गया है कि अगर लड़की के पिता ने जो है वो ब्राइड को बगैर मांगे कोई संपत्ति दी है या फिर ब्राइडग्रूम को कोई बगैर मांगे कोई प्रॉपर्टी दी है, यानी वर्ड विदाउट एनी डिमांड हैविंग बीन मेड इन दैट बिहाव, यानी कि कभी कभी होता है कि शादी के समय जो है लड़की अपने लड़की के घर वाले लड़की को या लड़के को या लड़के के घर वाले लड़की को या लड़के को कोई सम्मान देते हैं विवाह के समय प्रेम और स्नेह बल, तो ऐसी संपत्ति डाउरी सबके अंतर्गत नहीं आएगी, यानी कि लॉफुल डाउरी मानी जाएगी और इसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं है। बशर्ते एक शर्त लगाई गई है कि वो जो लेने देने की प्रक्रिया है, जो गिफ्ट दिया गया है वो जो है डाउरी प्रोविजन लिस्ट ऑफ पेरेंट्स रूल्स 1985 के अंतर्गत सारी शर्तों को पूरा कराओ। व्हाट इज द कंडीशन अंडर दिस रूल्स वी विल डिस्कस इन एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो अगर आप देखें तो सेक्शन 3 सब क्लॉज 1 जो है वो डाउरी लेने देने और उकसाने को पनिशमेंट बनाता है, जबकि सेक्शन 3 में सब क्लॉज 2 एक्सेप्शन क्लॉज है जो लॉफुल डाउरी के संबंध में जो प्रावधान करता है। सेक्शन 4 में बताया गया है कि अगर दहेज मांगने पर अगर कोई व्यक्ति जो है वो दहेज मांगता है या दहेज मांगने या दहेज को मांगने का रीजन बनता है, यानी लड़के के घर वाले लड़के के रिश्तेदार या लड़की के घर वाले लड़की के रिश्तेदार ये दहेज मांगने का कोई कृत्य करते हैं, तो ऐसा कृत्य भी जो है सेक्शन 4 के अंतर्गत पनिशेबल ऑफेंस है, जिसके लिए 6 महीने की कम से कम सजा है जो बढ़ाकर 2 साल की जा सकती है या फिर अधिकतम 10,000 रुपए जुर्माना है, लेकिन बाय कोर्ट अगर रीजन साइड करे तो ये 6 महीने की से कम की सजा भी दी जा सकती है। एक नया सेक्शन जो ऐड किया गया था 1986 में विच वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, वो सेक्शन 4 सब क्लॉज ए था, क्योंकि उस वक्त ये कहा गया था कभी कभी एक नया तरह का एक ट्रेंड शुरू हो गया था कि शादी की विवाह के समय इश्तेहार दिया जाता था, प्रकाशित किया जाता था न्यूज़पेपर में, मीडिया में, जर्नल्स में कि अगर कोई व्यक्ति उसके साथ अगर कोई लड़की के साथ शादी करेगा तो शादी के समय उसका पिता इस लड़की को ये उपहार देगा, ये संपत्ति देगी, व्यापार चलाने के लिए या घर खरीदने के लिए पैसे देगा, तो तमाम तरह के इंटाइसमेंट देकर वो अपनी लड़की की शादी करता था। तो ये जो शादियां ऐसे में जो एडवर्टीजमेंट होता था उस एडवर्टीजमेंट पर भी सेक्शन 4A के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया था और ये कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति शादी के नाम पर दहेज के नाम पर उसे दहेज का प्रचार प्रसार करता है तो
कम से कम 6 महीने की कारावास की सजा और जो बढ़ाकर 5 साल तक की जा सकती है। काफ़ी रिग्रेस इसमें पनिशमेंट किया गया 5 साल तक का, या फिर जुर्माना जो अधिकतम 10,000 रुपये तक का हो सकता है सेक्शन 4 सब क्लॉज ए में। यहाँ पर पुनः इस प्रोविजन को जोड़ा गया कि अगर कोर्ट बाई रीजन साइड करके उसके कम की सजा भी दे सकती है। यानी कि अगर आप देखें सेक्शन 3 में जो है दहेज को लेना देना और उकसाना अपराध है। सेक्शन 4 में दहेज मांगने पर सजा का प्रावधान है। सेक्शन 4A में दहेज के प्रचार प्रसार करने के लिए भी सजा का प्रावधान है। यानी कि दहेज को पूरी तरह से उसके प्रचार प्रसार, उसके लेने देने और उसके उकसाने सब पर प्रतिबंध लगाया गया और काफी रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट एज वेल एज द फाइन की व्यवस्था इस अधिनियम में की है। सेक्शन 5 में कहा गया है कि अगर दहेज लेने देने का कोई करार हुआ है, जैसे संविदा अगर किया जाता है कि फलाने शादी के अवसर पर ये एक दूसरे को देगा, तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो दहेज लेने देने के संबंध में है वो वाइड माना जाएगा सेक्शन 5 सब के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत। सेक्शन 6 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन and which is important section in this region, that section 6 talks about the dowry to be for the benefit of the wife or her heirs. दोस्तों, we have already discussed that section 3 subclause 2 talks about certain exception in which if the property has been given and taken at the time of the marriage, despite of that it will not fall under the category of the dowry. तो सेक्शन 3 में एक सब क्लॉज 2 था जो कि एक्सेप्शन बताता है कि ये संपत्ति दौरी के अंतर्गत नहीं आएगी, जबकि सेक्शन 6 भी इस एक्सेप्शन को और आगे बढ़ाता है और कहता है कि कुछ ऐसी अगर कोई भी संपत्ति पत्नी के वेलफेयर के लिए, पत्नी के लाभ के लिए हो या उसके उत्तराधिकारी यानी पत्नी के बच्चे के लाभ के लिए हो, तो ऐसा लाभ जो है वो वैलिड होगा और ऐसी स्थिति में ये दौरी के अंतर्गत नहीं आएगा। यानी सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 और सेक्शन 6 दोनों मिलाकर एक पूरा का पूरा पैकेज इस आधार पर देते हैं कि ये चीजें दौरी के अंतर्गत नहीं आएगी। अगर आप प्रोविजन देखें तो वहां कहा गया है कि वेयर एनी डाउरी इज रिसीव्ड बाय एनी पर्सन अदर देन द वीमेन इन कनेक्शन विथ whom marriage it is given, that the person shall transfer it to the women if the dowry, यानी कि अगर ऐसी शादी हुई है जिसमें कि ये प्रावधान है तो पति की ये जिम्मेदारी है कि वो जो है उस डाउरी को शादी के बाद 3 महीने के भीतर उसे लौटा देगा। और अगर दावरी जो है अगर शादी के पहले अगर दावरी ली गई है तो 3 महीने शादी होने के 3 महीने के बाद लौटाएगा, और अगर शादी के बाद दावरी ली गई है तो जिस दिन से दावरी ली गई उस डेट से 3 महीने के भीतर उसे लौटाएगा। और अगर डाउरी डाउरी लेने देने के समय लड़की माइनर है तो जैसे ही एज ऑफ मेजॉरिटी यानी 18 साल वो प्राप्त करेगी उसके 3 महीने के भीतर उसे पति को जो है वो डाउरी को लौटाना होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो सेक्शन 6 में ये व्यवस्था की गई है कि ऐसी स्थिति में वो पक्षकार जो ऐसा नहीं करेंगे वो 6 महीने की सजा या जो बढ़ाकर 2 साल तक कर दी जा सकती है या अधिकतम 10,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान सेक्शन 6 के अंतर्गत बताया गया अगर सेक्शन 6 सब क्लॉज 1 का वायलेशन होता है। सेक्शन 7 टॉक्स अबाउट द प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रोसीजर, यानी कि अगर दहेज लेने देने की घटना अगर हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में कैसे प्रोसेस होगा, कैसे प्रक्रिया होगी, कोर्ट में कैसे मामला आएगा। तो इस स्थिति में कहा गया है कि कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, यानी क्या रखेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को कोई पावर नहीं है दावरी के संबंध में कोई कंप्लेंट सुनने का। सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर है कि वो या तो पुलिस रिपोर्ट पर या फिर कंप्लेंट चाहे तो पीड़िता द्वारा दी जाए, उसके माता पिता के द्वारा दी जाए या अन्य रिलेटिव के द्वारा दी जाए कंप्लेंट आने पर, या फिर कोर्ट सू मोटे संज्ञान भी ले सकता है। तीनों स्थितियों में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को ये पावर है कि वो मामले का संज्ञान लेकर जो है उस मामले को सुन सकता है और जो प्रोसीडिंग है वो दहेज के खिलाफ वो जारी कर सकता है। यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है जो विच वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज
कोई भी लिमिटेशन पीरियड इस अधिनियम में नहीं लगाएगी। ये पहला शायद मेरे ख्याल से ऐसा एक्ट है जहां पर कि कोर्ट जो है संज्ञान लेने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कभी भी किसी भी स्टेज पर जो है कितने ही पुराना मामला क्यों ना हो, कोर्ट को संज्ञान लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो सीआरपीसी का चैप्टर 36 जो है वो हर अपराध के लिए कोई ना कोई टाइम फ्रेम निश्चित करता है। यानी कि अगर कोई भी अपराध हुआ है, रेप का, चोरी का, डकैती का कोई भी अपराध हुआ तो होता है, क्रिमिनल ऑफेंस होता है, तो उसके लिए कितने समय के में एक पक्षकार, पीड़ित पक्षकार कोर्ट जाएगा, मुकदमे को दर्ज करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा, इससे संबंध में लिमिटेशन पीरियड लगाएगा जो आता है 2 साल, 3 साल या 4 साल तक का हो सकता है। लेकिन ये पहला एक्ट है जहां पर कि कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं है। यानी कि अगर दावरी लेने देने का अपराध कितना भी पुराना क्यों ना हो, यानी कि शादी के 50 साल के बाद भी अगर कोई पक्षकार कोर्ट जाकर कहता है कि एट द टाइम द मैरिज दावरी ली दी गई है, तो कोर्ट को ऐसे मामले को सुनना ही पड़ेगा। ये नहीं कर सकता है कि टाइम बार्ड हो गया, अब इस मामले को नहीं सुना जाएगा। यानी कि कोई भी टाइम बार्ड जो है ये दावरी प्रोहिबिशन एक्ट में लागू नहीं होता है। सेक्शन 8 टॉक्स अबाउट दैट कि जो दावरी है चूंकि बहुत ही पनिशेबल ऑफेंस है, जहां पर कि एक लड़की के साथ बहुत ही घृणित कृत्य होता है, उसके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रतिष्ठा और उसकी मान मर्यादा, आर्टिकल 21 का जो है जो लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई है, दैहिक स्वतंत्रता में उसे गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है उस पर कुठाराघात होता है। अतः कोर्ट इसे बहुत ही गंभीर मामला मानती है और ऐसे स्थिति में ये ऑफेंस जो है वो नॉन वेलेबल, यानी कि किसी भी कीमत पर जमानत पुलिस नहीं देगी, कोर्ट नहीं देगी अगर दावरी का मामला है, और साथ ही नॉन कंपाउंडेबल है। यानी कि कंपाउंडर का मतलब होता है कि दोनों पक्षकार आपस में डिसाइड करके मामले को वापस नहीं ले सकते कि एक बार मुकदमा दर्ज हो जाए या मामला संज्ञान में आ जाए तो वो नॉन कंपाउंडेबल होता है, यानी कि सुलह समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होती है। कोर्ट जो है उस पर या पुलिस जो है उस पर एक्शन लेती है। सेक्शन 8 में सब क्लॉज 1 जो जोड़ा गया था, जो 1986 में जो जोड़ा गया था, ये 2 क्लास सेक्शन 8(1) 8(b) में जोड़ा गया था। सेक्शन 8(1) जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। डियर स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल दैट एज फार द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज कंसर्न, ये एक पुराना सिद्धांत है जो चला आ रहा है कि जो व्यक्ति आरोप लगाता है, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन दैट पर्टिकुलर पर्सन टू प्रूव इट दैट कि वो आरोपी वो व्यक्ति जो है, जो आरोपी है उसने ये अपराध किया है। यानी कि जो पीड़ित है उसे ही साबित करना पड़ेगा कि आरोपी ने अपराध किया है। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक बहुत ही सर्वमान्य सिद्धांत है। लेकिन ये एक्ट जो है ठीक उसका उल्टा प्रावधान करता है, यानी कि आरोपी के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो लाइज किया जाता है, यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द एलिज्ड पर्सन टू प्रूव दैट कि उसने सेक्शन 3, सेक्शन 2 के अंतर्गत लेने देने, सेक्शन 3 के अंतर्गत कोई पनिशमेंट और सेक्शन 4(a) के अंतर्गत कोई भी ऐसा अपराध नहीं किया है जिसके लिए कि उसको दावरी के लिए प्रोसिक्यूट किया जाए। यानी कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाई अपॉन द एलिज्ड पर्सन टू प्रूव दैट कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। सामान्यतः ये बर्डन जो है पीड़ित का होता है कि वो दूसरे को अपराधी को अपराध किया है वो साबित करे, लेकिन इस एक्ट ने पीड़ित को नहीं बल्कि आरोपी को के ऊपर ये भार डाला गया है, यानी बर्डन ऑफ प्रूफ डाला गया है कि वो सिद्ध करे कि वो आरोपी नहीं है। उसी तरह से सेक्शन 8 जो है सब क्लॉज बी टॉक्स अबाउट द डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, यानी कि ये अधिनियम जो है इस क्राइम को होने पर पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं करता है, बल्कि ये प्रिवेंटिव मेजर भी लेता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो ये डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को अपॉइंट करे और इस ऑफिसर के जुरिडिक्शन को भी डिफाइन करे कि वो क्या कार्य करेगा और साथ ही साथ वो कितने सीमा क्षेत्र में कार्य करेगा। और दोस्तों, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो ऑब्जेक्टिव होगा इस दावरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के अपॉइंट करने का कि वो देखेगा कि दावरी प्रोहिबिशन एक्ट के सारे प्रावधानों का उसके एरिया में प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या अगर कोई दावरी एक्ट का कोई मामला प्रकाश में आया, यानी दावरी का लेने देने का कोई मामला प्रकाश में आया है तो तुरंत उस मामले को संज्ञान लेगा और साक्ष्यों को संकलन करेगा और उस आरोपी को सजा दिलाने में वो पूरा का पूरा उसको सहायता करने की उसकी ड्यूटी है। ऐसे डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अगर आप देखें तो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर के रूप में स्टेट गवर्नमेंट ये वॉच कर रही है कि कोई भी उसके जुडिक्शन में, कोई भी उसके एरिया में कोई ऐसा दावरी लेने देने का अपराध तो नहीं हो रहा है, या दावरी प्रोहिबिशन एक्ट के सारे प्रावधानों का प्रॉपर रूप से शादी के समय पालन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है।
सेक्शन 9 और 10 जो है टॉक्स अबाउट द सेक्टर 9 में कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो डाउरी प्रोविजन के संबंध में रूल रेगुलेशन बनाए और उसे नोटिफाई करे। सेक्शन 10 में भी पावर है, तमाम स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग डाउरी प्रोविजन एक्ट को बनाया है, अपने अपने स्टेट में लागू किया है ताकि इस इविल्स को जो लंबे समय तक चली आ रही है, जिसमें कि नवविवाहिता को जिंदा जला दिया जाता है, उसे प्रताड़ित किया जाता है, उसको रोकने के संबंध में तमाम स्टेट गवर्नमेंट ने रिग्रेस कानून बनाए। तो जहाँ तक ये सेक्शन 1 से लेकर 10 तक का बहुत छोटा सा एक्ट है ये, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो है वो जिसकी गूंज जो है वो आज भी सुनाई दे रही है। अगर आप देखें तो पूरे के पूरे डाउरी प्रोविजन एक्ट में मैंने कहा था कि सेक्शन 3 सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि हर कार्य लेने देने का कार्य दावरी नहीं, क्योंकि अगर हिंदू समाज को देखे, हिंदू सोसाइटी को देखे, तो विवाह के समय अगर ब्रह्म विवाह को देखे तो ये चला कहाँ से आ रहा था। दावरी जो है ये शुरुआत ये हुई कि ब्रह्म विवाह में लड़की का पिता अपनी लड़की का हाथ किसी सुयोग वर के हाथ में देता था। सुयोग वर का मतलब होता था एक ऐसा वर जो वेदों में पारंगत हो, उच्च चरित्र वाला हो और उसकी शादी नहीं हुई हो, बैचलर हो। अगर सारी क्वालिफिकेशन पूरी करता है तो कन्या का पिता ऐसे वर को अपने घर में आमंत्रित करता है, बकायदे मंत्रोच्चारण के साथ अपनी लड़की की शादी करता है और शादी के समय हीरे जवाहरात और जो भी कीमती वस्तु हैं उस लड़की को इसलिए देता है ताकि वो लड़की जो है, क्योंकि हिंदू माइथोलॉजी में कहा गया है कि लड़की का शादी के बाद लड़की का घर उसके पति का घर होता है, वो अपने पति के घर चल जाती है और वहां जाकर अपना पूरा जीवन व्यतीत करती है। आधा जीवन वो अपने माता पिता के साथ और श्रेष्ठ अपना जीवन जो है शादी के बाद अपने पति के घर में व्यतीत करती है। और सही हिंदू परिवार में भी एक कॉन्सेप्ट है कि वंस शी गेट्स मैरिड then her membership of her parental home will be seized and उसकी जो न्यू मेंबरशिप है उसके ससुराल में प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि लड़की को शादी के बाद हमेशा के लिए लड़के घर जाना होता है। अतः शादी के समय लड़की का पिता चाहता है कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है यानी मैक्सिमम धनराशि उसको दे दी जाए ताकि लड़के के बीच में भेद ना हो, क्योंकि लड़का को तो घर में रहना है, वो पिता के मरने पर वो प्रॉपर्टी प्राप्त ऐसे ही करेगा। अतः लड़के लड़की में वेद काल में नहीं था, शादी के समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी वो देता था ताकि वो उसका हिस्सा जो है वो सही हिंदू परिवार में जो उसके पिता का बेटी का होता है वो शादी के समय उसे दे देता था। ये प्रावधान था। लेकिन इसी का कालांतर में काफ़ी बड़ा दुरुपयोग किया गया और धीरे धीरे ये प्रेम और स्नेहवश जो लड़की का पिता लड़की को देता था वो धीरे धीरे या लड़की को देता था वो धीरे धीरे जो है वो दहेज के रूप में रूपी दानों के रूप में वो अपने समाज में एक दुष्परिणाम देखने को मिलने लगा कि शादी के समय लड़के वाले बड़ी बड़ी डिमांड करने लगे और बड़ी बड़ी डिमांड करते करते ये एक समय आ गया कि लड़की पैदा होते ही उसे लड़की का पिता जो है वो परेशान हो जाता है और इसलिए परेशान हो जाता है कि कैसे इसकी शादी करेंगे, क्योंकि कल तक शादी बड़ा आसानी से हो जाती थी, लेकिन अब शादी करने के समय काफ़ी बड़ी बड़ी डिमांड की जाती है। समाज में देखने को मिलता है कि एक रेट लिस्ट लगाया जाता है कि अगर IAS है तो 50 लाख और अगर PCS है तो 40 लाख, डॉक्टर है तो 50 लाख, वकील है या प्रोफेसर है तो 30। तो इस तरह से तमाम जो एडवर्टीजमेंट किया जाता है कि जितना बड़ा पोस्ट पर लड़का होगा उतनी ही डाउरी उसको देनी पड़ेगी। तो ये डाउरी के रूप में जो विवाह के समय जो पैसों का आदान प्रदान होता है प्राचीन काल में दूसरी व्यवस्था थी, लेकिन अब जो है वो कंपल्सन वर्ज होता है। अतः 1986 में जब प्रावधान बनाया गया था तो उसने एक क्लास जोड़ा था कि अगर जो, क्योंकि ये भी एक मान्यता चली आ रही थी कि विवाह के समय जो है प्रेम और स्नेहवश भी तमाम लोग एक दूसरे को देते हैं। लड़की के घर वाले, माता पिता, रिलेटिव, चाचा भतीजा, जितने भी उसके दादा नाना, सब चाहते हैं कि लड़की की शादी हो रही है तो अपने इच्छा से, अपनी सम्मति से, किसी के बगैर दबाव के वो अच्छी अच्छी चीज़ें लड़की को देते हैं, बहुमूल्य चीज़ें लड़की को देते हैं। लड़की की माँ जीवन भर जेवरात और हीरे और जेवर बनाती है कि वो विवाह के समय अपनी बेटी को प्रेम और स्नेह देगी। तो अगर आप सभी को दावरी के डिफिनेशन में ला देंगे तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी। अतः 1984 में जो है वो एक रूल बनाया गया जिसमें कहा गया कि दावरी प्रोविजन मेंटेनेंस द लिस्ट ऑफ पेरेंट्स टू ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम रूल्स 1985। यानी कि अगर इस शॉर्ट में देखें तो डाउरी प्रोविजन रूल 1985 कहा जाता था कि इस रूल के तहत ये कहा गया था, सेक्शन 2 में कहा गया था कि अगर डाउरी जो है वो लड़के लड़की को दी गई है प्रेम और स्नेहवश, तो नियम यह है कि अगर लड़की को दी गई है तो लड़की जो है एक लिस्ट बनाएगी और अगर लड़के को दी गई है तो ये लड़के के द्वारा बनाया जाएगा और इस लिस्ट में
इस लिस्ट में जो है जितनी भी प्रॉपर्टी लड़की या लड़के को मिली है वो सारी प्रॉपर्टी की वैल्यू, उसकी कीमत, प्रॉपर्टी किसने दी है, प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर्टी की संभावित मूल्य कितनी है, उपहार की संभावित मूल्य कितनी है, गिफ्ट की संभावित मूल्य कितनी है, और ये सारी डिटेल्स जो है वो किसने दी है, किस दुकान, जितना भी डिटेल्स है वो सभी डिटेल्स में दिया जाएगा। और डिटेल देने के पश्चात उसकी एक कॉपी लड़के के पास, एक लड़के की कॉपी लड़की के पास रखी जाएगी विद सिग्नेचर। अगर लड़की सिग्नेचर करना नहीं जानती है तो फिर उसे बाकायदा पढ़ के सुनाया जाएगा और उसके थंब को उस पर लगाया जाएगा। और ये इस बात का प्रूफ होगा कि शादी के समय ये दिया गया है। ये जो अगर लिस्ट बन जाती है तो ये अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो अगर शादी के समय कोई वस्तु दी गई है तो वो डाउरी सब के अंतर्गत नहीं आएगी। तो और इस सेक्शन में एक बहुत ही, इस पूरे अधिनियम में एक बहुत अच्छी बात ये कही गई है कि ये अधिनियम अपने आप में पूर्ण नहीं है। इस अधिनियम के लागू होने के बाद कुछ ऐसे एक्ट थे जैसे जो कि अमेंड किए गए इस अधिनियम के लागू होने के बाद, जैसे कि इंडियन पिनल कोड की धारा 498A जोड़ा गया, जिसमें कि अगर नवविवाहित स्त्री के साथ क्रूरता पति या पति के रिश्तेदार की जाती है तो उसके लिए काफ़ी गंभीर पनिशमेंट है। वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, नॉन अवेलेबल ऑफेंस है और तुरंत उसमें पुलिस जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए अरेस्ट भी कर सकती है। इंडियन पिनल कोड की धारा 304B डाउरी डेथ का प्रावधान को ऐड किया गया। सीआरपीसी की धारा 174 जिसमें कि अगर कोई नवविवाहिता की आत्महत्या करती है तो पुलिस प्रॉपर जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। सीआरपीसी की धारा 176 में अगर कोई व्यक्ति अकारण मृत्यु होती है तो ऐसे मृत्यु की मजिस्ट्रियल जांच कराई जाएगी। सीआरपीसी की धारा 198A में कहा गया है कि अगर मामला 498A का चल रहा है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो कैसे कार्रवाई करेगा। और इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा 113A और 113B जो दहेज मृत्यु के संबंध में उदाहरणा करती है, इसके संबंध में प्रावधान बनाया गया। तो अगर आप देखें दोस्तों तो इस एक्ट ने तमाम ऐसे अधिनियम जो कि कानून थे जिसमें कि उसने इस एक्ट के लागू होने के बाद एडिशनल सेक्शन जोड़ा गया ताकि इस एक्ट का क्रियान्वयन पूरी तरह से कराया जा सके। और आज अगर हम देखें तो इस एक्ट का इम्पैक्ट ये है कि डाउरी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, काफ़ी हद तक रुक गए। हाँ, ये ऐसा नहीं है, समाज में अभी भी डाउरी के रूप में एक बहुत बड़ा संकट आया हुआ है और ये एक्ट उस संकट को रोके हुए, क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर लेने देने और तमाम तरह की कार्रवाई होगी तो तुरंत कार्रवाई होगी। इस अधिनियम ने रिग्रेस प्रावधान बनाया है तो इस अधिनियम के डर से तमाम डाउरी के केसेस समाज में नहीं आ रहे हैं। और आशा ही की जानी चाहिए, हम सभी की लाइबिलिटी होती है कि इस अधिनियम का जो प्रावधान है उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें। लड़के वाले के घर को खासकर बताएं कि अगर ये दहेज देने और उकसाने और एडवर्टीजमेंट का प्रयास किया गया तो ये गंभीर धाराओं में ये केस दर्ज होगा ताकि उस एक्ट का प्रॉपर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही डाउरी प्रोविजन ऑफिसर की भी अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट अगर करती है तो वो भी अगर कायदे से विजिल रहे, सतर्क रहे तो उसके एरिया में डाउरी के केसेस नहीं आएंगे। तो इन शब्दों के साथ नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस होल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।